नमस्कार, दृष्टि के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील और जिस विषय की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि कैसे चुने जाते हैं सदनों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यानी कि पार्लियामेंट के स्पीकर, और मोर इम्पोर्टेंटली आज के न्यूज़ के कंटेक्स्ट में विधानमंडलों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। हमारी चर्चा का प्रारूप रहेगा कि खबर क्या है, इस जो खबर है यानी जो हालिया एक चुनाव हुआ है जिसकी हम चर्चा करेंगे, उसको लेकर विवाद क्यों हुआ। हम फिर बात करेंगे सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों के बारे में। हम बात करेंगे जहां पे चर्चा आ गई होगी दल विरोधी कानून की, तो हम इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे और इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ कायदों के बारे में बात करेंगे। इन सब समस्याओं के आलोक में हम आगे की राह की चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाया है, इलेक्शन कमीशन ने क्या सुझाया है, जानकारों ने क्या सुझाया है, और इस सब के आलोक में आपके सामने एक प्रश्न होगा जिस पर आप सोचेंगे, विचार करेंगे और उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं चर्चा। एक माननीय है, नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा था कि नेता आते जाते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, देश बना रहना चाहिए। देश बनता है संसदीय व्यवस्थाओं से भी। उस संसदीय व्यवस्था की ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि धज्जियां उड़ी हैं। कैसे उड़ी हैं? तो एक माननीय थे, पिछले विधानसभा चुनावों में चुनकर एक पार्टी के टिकट पर आए। कुछ समय बाद तय किया कि वो अपने पिता के साथ, जो कि चुनकर आए हुए थे उसी पार्टी से, ये दोनों लोग दूसरी पार्टी में स्थानांतरित हो गए। उसके लगभग 2 सालों बाद 2019 में उनकी पुरानी पार्टी ने दावा ठोका कि दल बदल विरोधी कानून इन पर लागू होना चाहिए। स्पीकर के पास ये मामला 2019 से लंबित रहा। 2021 में कुछ दिन पहले तक ये मामला लंबित था, जब स्पीकर ने तय किया कि दल बदल विरोधी कानून इन पर लागू नहीं होता है, और इसके बाद इनको डेप्यूटी स्पीकर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी स्पीकर पद पर निर्वाचित किया गया, इनको चुना गया। तो ये पूरी खबर थी। अब फिर विवाद क्यों उभरा? कि देखिए, पहली बात तो डिप्टी स्पीकर का पद बहुत समय से खाली था। हम आगे देखेंगे कि इस विषय में संविधान क्या कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या कहते हैं विधानमंडलों के, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो यही थी कि इतने लंबे समय से ये खाली क्यों था, और विशेषकर जब अब विधानसभा के कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कार्यकाल में महज 5 महीने ही बाकी हैं, तभी इस पद को क्यों भरा गया। इसके अलावा विधायक के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून की जो याचिका थी, वो कुछ दिन पहले ही स्पीकर ने खारिज की। तो स्पीकर के पास जो ये अधिकार है, हम इस अधिकार की भी चर्चा करेंगे और इसकी इस तरह की समस्याओं की भी चर्चा करेंगे जिसके चलते ये खबर विवाद में आई। पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में। हम क्या जान लेते हैं? मुख्यतः कि संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं या वो कौन से रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जो कि लोकसभा या विधानमंडलों के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, जो इन चुनावों को गवर्न करते हैं, इनके रूल्स को गवर्न करते हैं। तो जहां तक संविधान की बात है, अनुच्छेद 93 लोकसभा के संदर्भ में, पार्लियामेंट के संदर्भ में, और अनुच्छेद 178 विधानमंडलों के संदर्भ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात करता है। तो पहली बात तो ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो गए। उसी प्रकार से अनुच्छेद 94 और 179 क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के अवकाश, इस्तीफे और हटाने की बात करता है। तो समय सीमा क्या है इनके चुनाव की? क्योंकि एक मुद्दा तो समय सीमा है, इतने समय तक ये पद भरा नहीं गया और मात्र 6 महीने पहले ये पद भर दिया गया। तो जान लेते हैं कि समय सीमा क्या है। तो आमतौर पर लोकसभा और विधानसभाएं नए सदन के पहले सत्र के दौरान अध्यक्ष का चुनाव करती हैं, दूसरे सत्र के दौरान उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये हो तो पहले सत्र में भी सकता है, कभी कभी हुआ भी है, लेकिन कन्वेंशन ये है। 2 चीजें होती हैं संसदीय परंपरा में, एक तो नियम है जो कोडिफाइड है, जो संविधान में लिख दिए गए, दूसरी स्वस्थ संसदीय परंपराओं में कुछ संसदीय परंपराएं उभरती हैं। तो ये एक परंपरा है कि पहले सत्र में अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, दूसरे सत्र में उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति, इसके विषय में संविधान चुप है। संविधान कहता है कि जल्दी से जल्दी इनकी नियुक्ति की जाए। तो वो स्पष्ट है कि नियुक्ति की जानी है, ऐसा नहीं है कि आप 4 साढ़े 4 साल नहीं करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कैसे की जाए। तो उसका जो चुनाव है वो लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के बिना पर होता है, के तत्वाधान में होता है। जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनके अंतर्गत होता है। सिमिलर प्रोसीजर राज्य विधानसभाओं में भी अपनाया जाता है। अब आगे आते हैं, तो उनका कार्यकाल कितना होता है? महत्वपूर्ण बात है। कई बार हमें लगता है कि उनका कार्यकाल उतना ही है जितना विधानसभाओं का है। ऑलमोस्ट बात ठीक है, थोड़ा सा अंतर यह है कि अगली विधानसभा
या लोकसभा जब चुन ली जाती है तो उसके पहले सेशन के ठीक पहले तक ये अपने पद पर रहते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा या विधानसभा में। और एक बार निर्वाचित अध्यक्ष फिर से चुनाव के लिए पात्र है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब भी लोकसभा भंग होती है, या आप यहाँ पे विधानसभा भी पढ़ सकते हैं, तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? तो सदन और उसकी समितियां और सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार, हमने कई बार सुना है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है किसी एजेंसी, किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उन सब की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके समितियों के अधिकारों की बात करना, सदन की गरिमा को मेंटेन करना, ये स्पीकर अध्यक्ष की भूमिका होती है। ये सदन का प्रधान प्रवक्ता माने जाते हैं। ये अर्ध न्यायिक निकाय भी होते हैं, इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, क्वासी जुडिशियल पावर्स कहना चाहिए इन्हें। उदाहरण के तौर पे ये डिसाइड करते हैं कि दल बदल विरोधी कानून लागू होगा कि नहीं। ये इनके पास एक प्रकार का क्वासी जुडिशियल राइट है। ये अर्ध न्यायिक निकाय भी है। इसके अलावा सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना इनका काम है। और जो भी सदन के अंदर जो नियम है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनके अंतिम व्याख्याकार यही हैं। यही तय करते हैं कि ये रूल अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये अंतिम व्याख्याकार है। तो ये भूमिकाएं अध्यक्ष निभाते हैं। उपाध्यक्ष क्या उत्तरदायित्व क्या है? तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद खाली होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। और सदन के बैठक में अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो ऐसे में उपाध्यक्ष उनके रूप में कार्य करता है। जब उपाध्यक्ष उस कुर्सी पर बैठता है तो उसको हर प्रकार से अध्यक्ष के रूप में ही संबोधित किया जाता है। स्पीकर की ही सारी शक्तियां उसके पास होती हैं। सामान्य तौर पर सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास वही शक्तियां होती हैं जो अध्यक्ष के पास होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बात दल बदल विरोधी कानून की भी आ गई, क्योंकि एक कंप्लेन जो थी 2019 से पेंडिंग थी कि ये सदस्य जो अभी डिप्टी स्पीकर निर्वाचित हुए हैं, इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, तो दल बदल विरोधी कानून इन पे लागू होना चाहिए। ये बात हमने की। जान लेते हैं दल बदल विरोधी कानून है क्या। पहली बार 1985 में, आजादी के बाद से चर्चा चल रही थी कि आया राम गया राम का जो खेल शुरू हो गया है भारतीय राजनीति में, इसको रोकने के लिए किसी कानून की जरूरत है। तो फिर 1985 में फाइनली संसद ने एक 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी और इसके साथ ही दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। क्या था 1985 के अधिनियम में? एक राजनीतिक पार्टी के निर्वाचित सदस्यों का 1/3 सदस्य अगर कम से कम पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उसको जाना ठीक माना जाएगा, नहीं तो ये दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएगा। स्पीकर के पास कंप्लेन जाएगी, स्पीकर अपने विवेक के अंतर्गत देखेगा, फिर उसको उसकी सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन देखा गया कि 1/3 में भी कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। 1/3 अब लोग छोड़ के जा रहे हैं, पहले इक्का दुक्का लोग छोड़ के जाते थे हिस्सों में, अब एक साथ मिलकर छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर 91st अमेंडमेंट हुआ संविधान में, 2003 में हुआ, और कहा गया कि कम से कम 2/3 लोग एक पार्टी के छोड़ के जाएंगे, तब तो इसको माना जाएगा कि पार्टी टूट गई है और ठीक हो रहा, मतलब वैधानिक तौर पर ये लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या अलग हो रहे हैं। 2/3 से कम होंगे, 2/3 वो मिनिमम नंबर है, अगर 2/3 से कम होंगे तो फिर वो वैधानिक नहीं होगा, स्पीकर के पास कंप्लेन जाएगी, स्पीकर उस पर एक्शन लेगा। ऐसी उम्मीद थी। और दल बदल विरोधी जो कानून है उसमें अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए सदन के सभापति या अध्यक्ष, लोकसभा में स्पीकर, विधानसभा में जो स्पीकर हैं, उनके पास भेजा जाएगा। और फिर हुआ ये कि माना जाने लगा कि जो भी स्पीकर सदन के अंदर करता है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने का अधिकार है। अंततः 1992 में कि होटो होलोहन नाम का एक केस हुआ। होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अधिकार आप ही के पास है, लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो एक ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अधिकार है स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास, लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एक अपवाद भी है। 10वीं अनुसूची के 5वें पैराग्राफ में कहा गया कि जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है उसके पद की इतनी गरिमा है कि अगर वो चाहे, क्योंकि कुछ देशों में ऐसा होता है, उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में ऐसा होता है
कि अगर वो चाहे तो उस पद पर आसीन होने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे। अगर वो इस्तीफा दे देता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, बशर्ते वो इस्तीफा देने के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन न कर ले, सेम अपनी पुरानी पार्टी ज्वाइन न कर ले या दूसरी पार्टी ज्वाइन न कर ले। तो ये एक अपवाद है और ये बहुत गरिमापूर्ण जो पद है यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उन्हीं को ये अपवाद दिया गया है। अध्यक्ष या उप सभापति जो चुना गया है वह इस आधार पर योग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसने चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है, बशर्ते वो किसी दूसरी पार्टी को या सेम पार्टी को वापस ज्वाइन न कर ले उस पद पर रहते हुए ही। ये किस पर लागू होता है? राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपसभापति पर यह नियम लागू होता है। तो बहरहाल ये सब बातें चर्चा में रही। तो समस्याएं आप देख रहे हैं कि क्या क्या हुई। समस्याएं एक तो हुई है कि ये पद इतने लंबे समय से खाली क्यों था, क्यों संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हो रहा है, संसद में जो एक्सपेक्टेड मैंडेट था, जिसकी आशा की गई थी कि हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि और सरकारें इसका पालन करेंगे, क्यों इसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि जो स्पीकर के पास दल बदल विरोधी कानून पर तय करने का अधिकार है कि ये लागू होगा कि नहीं, क्या स्पीकर उचित तरीके से, विधि सम्मत तरीके से भी और मॉरली भी, नैतिक रूप से भी इसका सही तरह से पालन कर रहे हैं, इस पर प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न बड़े प्रश्न हैं। तो आगे की राह क्या हो? देखिए, चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि दल बदल के मामलों में जो अधिकार है निर्णय लेने का वो स्पीकर से हटा लेना चाहिए। अमूमन तो स्पीकर उस सभा में, सदन में जिसका बहुमत होता है उसी पार्टी से चुना जाता है। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको रोकने के लिए पहली बात तो ये अधिकार उसको दे दिया जाए। फिर कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि यह अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी दिया जा सकता है, जो रिलेटिवली ज्यादा इम्यून होते हैं, ज्यादा दूर होते हैं, जो पॉलिटिकल गेम्स सदन में खेले जा रहे होते हैं उससे ज्यादा दूर होते हैं। इनका पद जो है वो और अधिक गरिमापूर्ण होता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का तर्क है। तो ये भी एक बात है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक केस में सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाया जाए जो ऐसे सारे मामलों पर एक टाइम बाउंड तरीके में निर्णय ले सके। तो ये 3 सुझाव उस बात के लिए दिए गए हैं। चौथी बात जो हमें आगे की राह में याद रखनी है वो ये भी है कि आप करते जाइए। तो जिन नियमों में समस्याएं आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि संसदीय परंपराएं टूट रही हैं, तो आप उन संसदीय परंपराओं को कोडिफाई कर दीजिए, लिख दीजिए संविधान में, ताकि वो समस्या ना आए, ताकि आपकी व्यवस्था ना टूटे, क्योंकि देश व्यवस्था से चलता है। कोई भी लोकतंत्र बिना व्यवस्थाओं के जीवित नहीं रह सकता। और साथ ही उन व्यवस्थाओं का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वहां की संसदीय परंपराएं। तो या फिर एक बात यह भी है जो हमें याद रखनी चाहिए कि संवैधानिक पदों के चुनाव से जुड़ी परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा। तो ये आगे की राह है। इस पूरी बातचीत के आधार पर आपके सामने एक प्रश्न है कि हाल ही में कई विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति को लेकर हुए विवादों के आलोक में इसमें शामिल मुद्दों पर चर्चा कीजिए और समाधान सुझाइए। आप समाधानों के विषय में सोचिए, समस्याओं के विषय में सोचिए, उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में।